जिस तरह से हम सोचते हैं उस तरह से कुछ नहीं होता। कभी कभी परिस्थितियाँ और लोग अचानक हमारी सोच और अपेक्षाओं के बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जिसे हमें संभालने का मौका नहीं मिलता, सोचने का समय नहीं मिलता और हम पर हावी हो जाती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग वैसे नहीं होते जैसे वे दिखाते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं अपनी चाची के साथ रहता था, क्योंकि वे एक अकेली औरत थी और जब मैं उनके पास आया था तो मैं बिल्कुल ठीक-ठाक था और मस्त था। मगर मेरी हमदर्दी ने मुझे वे दिन दिखाए कि मैं किसी काबिल नहीं रह गया था। चाची ने मेरे साथ जो कुछ किया वे मैं सोचकर ही काँप उठता हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। मुझे चाची के पास रहते हुए कुछ ही समय हुआ था कि अचानक ही मेरी हालत तेज़ी से ख़राब होने लगी थी और मैं पिछले कुछ दिनों से अपनी तबीयत बहुत ही ख़राब महसूस कर रहा था। मेरा सर भी बहुत ही भारी था। आज भी जैसे ही मैं सुबह उठा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी। मेरे पैरों में तेज़ दर्द था और ये सब मेरी समझ से बाहर था। आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है? वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक था, मुझे कोई चोट भी नहीं लगी थी। बस इतना पता था कि जब से चाची के पास रहने आया था, तब से ही मुझे टाँगों के दर्द की बीमारी शुरू हो गई थी। मैं हिम्मत करके उठा और हाथ-मुँह धोकर बाहर आँगन में निकल आया। चाची घर की सफाई कर रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और मेरे पास आकर मेरा माथा चूमा और बोली, "उठ गया मेरा शहज़ादा।" और फिर पास पड़ी सोफ़े की तरफ इशारा किया और बोली, "यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ।" चाची का अंदाज़ और रवैया बिल्कुल मेरी माँ के जैसा था। वे मुझसे मेरी माँ की तरह ही प्यार करती थी। मैं उनके कहने पर पास पड़े सोफ़े पर बैठ गया और चाची नाश्ता बनाने चली गईं। उनको मुस्कुराता देखकर मुझे भी सुकून हो गया था और भगवान का धन्यवाद किया कि अब मेरी चाची ज़िंदगी की तरफ लौट रही थी और मुस्कुराना और बोलना भी शुरू कर दिया था। और ये सब मेरी माँ की कुर्बानी की वजह से हुआ था। वे मेरे आने से पहले की तरह हो गई थी, वरना कुछ समय पहले होने वाले हादसे ने उनके चेहरे की हंसी छीन ली थी। ये कैसा हादसा जिसमें चाची के जीने की आस ही ख़त्म कर दी थी। चाची के जवान बेटे की मौत ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। चाची के बेटे की अचानक मौत ने चाची को पागल सा कर दिया था। मेरा चचेरा भाई कुछ महीने पहले ही इस दुनिया से चला गया था। उसने ना तो कोई बीमारी थी ना तकलीफ़ थी, मगर जाहिर सी बात है मौत के लिए कोई समय तय नहीं है कि किस समय आ जाए। जिसका जब समय आता है वे भगवान के पास चला जाता है। लेकिन हम इंसानों के अंदर इतना सब्र कहाँ है, हम सब्र नहीं कर पाते और जाने वाले के पीछे रो रो कर खुद को हलकान कर लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि भगवान ने जो दिया है उसे ले भी सकता है। कितना भी शक्तिशाली इंसान क्यों ना हो, उसे भगवान के पास लौट कर जाना ही पड़ता है। मेरी चाची भी अपने बेटे की मौत के गम में पागल हो गई थी और बुरी तरह चीख चीख कर अपने बेटे के लिए रोती रहती थी। वे मेरी चाची का इकलौता बेटा था और चाची अपने बेटे पर जान छिड़कती थी। चाची की ज़िंदगी बेटे से शुरू होकर बेटे पर ही ख़त्म होती थी। मेरे चाचा की मौत तो बहुत पहले हो गई थी। मेरे चाचा अपने पीछे बहुत सारी दौलत छोड़ गए थे, इसीलिए मेरी चाची को पैसे की कोई कमी नहीं थी। बस उनका एक ही बेटा था और उसे उन्होंने अपने दिल से लगाकर पाला था। जीने का सहारा बस उसका बेटा ही था। बहुत ही लाड प्यार से उसको पाल पोस कर बड़ा किया था, उसे ज़िंदगी का हर सुख दिया था। उसकी ऐसी कोई इच्छा ना थी जो चाची ने पूरी ना की हो। चाची का बेटा यानी मेरा भाई बहुत ही आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा था, मगर उसके बावजूद भी मेरे भाई के अंदर कोई घमंड नाम का शब्द नहीं था। वे बहुत ही हंसमुख और मिलानसार लड़का था। उसने
लाडलेपन और अमीर होने का कभी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया था और सच तो ये है कि उसकी मौत का हमें भी बहुत सदमा पहुंचा था। वे उन लोगों में से था जो मरते हैं तो सबकी ज़ुबान पर सिर्फ अफ़सोस और तकलीफ़ ही होती है। ऐसा नहीं था कि वे मरकर ही अपनी अहमियत जता गया था, बल्कि जब वे ज़िंदा था तब भी पूरा ख़ानदान और जाने वाले उसकी बहुत तारीफ़ करते थे, जिस पर चाची का सर गर्व से ऊँचा हो जाता था। गर्व से सर उठकर कहते, आखिर बेटा किसका है? और जब वे मरा तो सबको ही बहुत अफ़सोस हुआ था। तब मेरी मम्मी से चाची की पागलों जैसी हालत देखी नहीं गई और उन्होंने मुझे चाची को सौंप दिया था ताकि चाची का दिल बहल जाए और चाची को थोड़ा सब्र आ जाए। इस तरह से मैं अब पूरी तरह से चाची के साथ रहने लगा था। चाची भी शुरू में तो मुझे घूरती रहती और मुझे साफ महसूस होता था जैसे वे मुझे मुश्किल से ही बर्दाश्त कर रही है, मगर फिर भी हर समय मुझे सामने देखकर वे धीरे धीरे संभलने लगी थी और अब मेरा बहुत ही ख्याल रखने लगी थी। मुझे अपने बेटे का सामान और कमरा भी दे दिया और खुद मेरे पास सोने लगी थी। मैं समझता था कि वे अपना बेटा खोने के बाद बहुत ज़्यादा डरने लगी हैं, इसीलिए मेरे साथ सोती हैं, रात को मुझे अकेले कमरे में नहीं छोड़ती हैं। मैं भी चाची के इस ममता पर खुश हो गया था और उन्हें अपने कमरे में सोने देता था, लेकिन आधी रात को जब मेरी आँख खुलती तो चाची मुझे जगी हुई मिलती थी, मगर मुझे जागता हुआ देखकर वे मुस्कुराती रहती थी। कुछ दिन तो धीरे धीरे ऐसे ही गुजर गए। मेरी नींद तो अब बहुत ही गहरी होने लगी थी कि रात का सोता तो मैं अब सुबह ही उठता था और जब मैं सुबह उठता तो मेरी टांगें बेजान सी महसूस होती थी। शुरू शुरू से अपनी हालत को मैंने थकान समझ लिया था, हालांकि मैं कोई बहुत भारी काम नहीं करता था, बस बाहर निकलकर दोस्तों के साथ घूम लेता था और अब तो वे भी छोड़ दिया और सारा दिन घर पर पड़ा रहता। मगर मेरी हालत ठीक होने की बजाय वैसी की वैसी ही थी, बल्कि और भी ज़्यादा खराब होने लगी थी। अब तो मेरा पूरा शरीर ही दर्द करने लगा था। मैं परेशान रहने लगा था। चाची को भी बताया, मगर उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि थकान होगी, आराम कर लो, और तंग आकर मैंने अपने घर वालों को बताया तो वे लोग मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो डॉक्टर चीख पड़ा क्योंकि चाची रोजाना मेरे साथ, मेरा नाम सूरज है, मेरी उम्र 18 साल है और मैं एक अच्छे खाते पीते घर में पैदा हुआ था। हम 5 भाई बहन थे। मेरे पिता का अपना कपड़े का कारोबार था जिसकी आमदनी से हमारी अच्छी गुजर बसर हो रही थी। मेरे पापा सिर्फ 2 ही भाई थे। चाचा के मुकाबले मेरे पास का बिजनेस छोटा था और हम भाई बहन भी ज़्यादा थे, मगर पापा ने फिर भी हमें बहुत अच्छा खिलाया पिलाया और पढ़ाया लिखाया, जबकि मेरे चाचा का एक ही लौता बेटा था। चाचा के मरने के कुछ ही समय पहले जन्म लिया था। चाचा की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। चाचा की मौत से चाची बहुत ज़्यादा टूट गई थी, लेकिन अपने बेटे को देखकर उनके अंदर जीने की उमंग जागी थी। चाची ने अपने बेटे को बहुत मोहब्बत से पाला था। बाप की कीमत और औलाद को रहती ही है, मगर चाची ने कोशिश की थी कि मेरा चाचा की कमी को ज़्यादा महसूस ना करे। वे मेरे कज़न भाई के मुंह से कोई भी फरमाइश सुनती तो उसे ज़रूर पूरा करती थी, मगर हमारी ज़िंदगी अलग ही थी। हमारा खाना पीना पहनावा ओढ़ना अच्छा तो था, लेकिन पढ़ाई के खर्चे और घर के दूसरे खर्चे की वजह से पापा की कमाई का बड़ा हिस्सा उन खर्चों में ही निकल जाता था। मेरी माँ कुछ पैसे बचा भी रही थी ताकि बच्चों की शादी के समय उन्हें दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इसीलिए हम भाई बहन अपनी इच्छाओं को सीमित रखते थे, मगर हमारे कज़न की बात अलग थी। चाची का तो बस नहीं चलता था, पूरी जायदाद अपने बेटे के ऊपर एक बार में ही निछावर कर दिया। चाची और मेरे माँ में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और उसमें सबसे ज़्यादा हाथ मेरी माँ की मिलनसार और हमदर्दी मिजाज का था, वरना चाची अपने आप में ही रहने वाले इंसान थी। उनका सारा ध्यान तो और सारा प्यार तो बस अपने बेटे के लिए ही था, उन्हें किसी की कोई मतलब नहीं था। जब हमारे चाचा जिंदा थे तब चाचा और हम सब साथ में मिलकर रहते थे, मगर चाचा की मौत के बाद चाची अपने बेटे को लेकर एक महंगे घर और बड़े ही अच्छे
में रहने लगी थीं। लेकिन हमारे बीच का जो प्यार का संबंध था, जो रिश्ता था, वे ख़त्म नहीं हुआ था। हम अक्सर चाची के घर चले जाया करते थे और मेरा चाचा का बेटा भी हमारे घर चला आया करता था। वे बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था, जिसने अपने बाप की मौत के बाद मेरे पापा को ही अपना बाप समझ लिया था और अपनी हर समस्या मेरे पापा से पूछना और उन्हें अपनी हर प्रॉब्लम बताता था। मेरी माँ को भी वे माँ का दर्जा ही देता था और हम बहन भाइयों से भी उसका बहन भाइयों वाला ही रिश्ता। कयामत तो हम पर तब टूट पड़ी जब एक रोज़ अचानक ही सुबह सुबह मेरे भाई के मरने की मुझे खबर मिली। हम सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था और हम लोग सब के सब दंग रह गए थे, क्योंकि वे एक दिन पहले ही हम सबसे मिलकर गया था और उस समय वे बिल्कुल ठीक ठाक और एकदम स्वस्थ था। फिर सुबह सुबह अचानक उसे क्या हो गया था। इंसानों के अंदर ये तो नेचुरल है कि जब हम किसी के मरने की खबर सुनते हैं तो उसके मौत का कारण भी खोजने लगते हैं। हमें लगता है कि वे सोते हुए मरा है तो ज़रूर उसके पीछे कोई वजह होगी। हालांकि मौत के लिए किसी कारण का होना ज़रूरी नहीं होता। हम भी अपने कज़न की मौत पर हक्का बक्का रह गए थे और रोते हुए चाची के घर पहुंच गए। सामने ही हमारा कज़न अपना बेजान शरीर लिए हुए गहरी नींद में सो रहा था और ये दृश्य हमारे लिए इतना दर्दनाक था कि हमारा दिल फटने वाला था। ऐसा पहली बार हुआ था जब हम वहां पहुंचे थे और हमारा कज़न दरवाजे से ही हमें लेने नहीं आया था, बल्कि हमें उस तक जाना पड़ा था। चाची की ज़ोरदार चीखें पुकार घर में गूंज रही थी, जिसकी वजह से सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। चाची का सदमा हम सबसे बड़ा था। वे तो उनकी जीने की इकलौती वजह थी। हम सब भी रोते हुए चाची के पास पहुंचे और अपने कज़न के मौत के पीछे का कारण जानने लगे। तब चाची ने रोते हुए बताया कि रात को तो अच्छा भला खाना पीना भी मेरे साथ किया और फिर बोला कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। चाची ने बताया कि फिर मैंने उसे आराम करने के लिए उसे उसके कमरे में भेज दिया, मगर सुबह जब कॉलेज जाने के लिए चाची उसे जगाने उसके कमरे में पहुंची तो उसका शरीर बेजान हो चुका था। उसकी अचानक मौत ने सबको ही चौंका दिया था। चाची के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। वे तो लगभग पागल ही हो गई थी और ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर अपने बेटे को पुकार रही थी। जब हमारे कज़न के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाने लगा तो चाची बेहोश होकर गिर पड़ी थी। मेरी माँ बहुत उदास थी और चाची को संभाल रही थी। आसपास लोग चाची के लिए अफसोस कर रहे थे। कितनी जमीन जायदाद और चाचा का चलता कारोबार अब किसके हवाले करेंगे, क्योंकि पति तो पहले ही मर गया था और अब जवान बेटा एकलौता सहारा था, वे भी छोड़कर चला गया था। लोगों की इस तरह बातों पर मेरी मम्मी को बहुत अफसोस हुआ। जिसका जवान बेटा छोड़कर चला गया हो उसे भला अब औलाद और जायदाद का क्या करना। सबसे कीमती चीज़ तो औलाद ही होती है। जब वही नहीं रही तो दौलत जायदाद किस काम की। एक माँ के लिए तो उसकी पूरी दुनिया उसका बच्चा ही होता है और वही दुनिया चाची की लुट चुकी थी। चाची को बहुत देर बाद बहुत ही मुश्किलों से होश में लाया गया, मगर जैसे ही होश में आने के बाद उन्होंने अपने बेटे को अपने पास नहीं देखा तो वे उल्टी सीधी बातें करने लगी थी। कभी कहती कि उनके बेटे को किसी ने मार डाला है और कभी वे चीखने लगती कि उनका बेटा जिंदा है, अपने कमरे में सो रहा है, जल्दी से उसे उठाकर लाओ, मैं अभी उसके लिए नाश्ता बनाती हूँ। हम सब जानते थे कि उनकी हालत तो उनके जवान बेटे की अचानक मौत की वजह से ऐसे हो गई है, इसीलिए सबकी ही आंखों में आंसू बह रहे थे। मेरी माँ ने जब ये देखा तो वे परेशान हो गई, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी चाची के पास नहीं रह सकते थे और जब चाची अपने बड़े से घर में कैसे रही। हम लोगों को तो अपने घर जाना ही था, क्योंकि हमारा अपना घर था। मम्मी ने चाची को अपने साथ चलने को कहा, मगर वे नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ, क्योंकि अभी भी मेरा बेटा यहाँ आ सकता है।
चाची की ऐसी बातें सुनकर उन्हें अकेले छोड़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। फिर तय ये हुआ कि हम में से किसी एक को चाची के पास रुक जाना चाहिए ताकि वे अकेली ना रहें और जो कुछ उनका ख्याल रख सके। मेरी बहनों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था और बड़ा भाई चाची के पास रहने को तैयार नहीं था। इसीलिए घर वालों ने मुझे ही चाची के पास छोड़ दिया और मुझे समझा बुझाकर चले गए। शुरू शुरू में तो चाची का रवैया वैसे के वैसे ही था। वे उठते बैठते पागलों जैसी हरकत करती थी, कभी कभी चीखने लगती थी तो कभी कभी बड़बड़ा ही लगती थी। मैं सामने होता तो मुझे बहुत ही बुरी तरह से घूरने लगती थी। ऐसा लगता था कि जैसे वे मुझे अभी कच्चा ही खा जाएंगी। अपने बेटे की जगह मेरा होना उन्हें शायद बिल्कुल गवारा नहीं था। मैं चाची के घूर से डर जाता था, मगर मैं खुद को समझाता था कि चाची भी इस समय बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत है। अगर मैं भी डर कर पीछे हट गया और उन्हें अकेला छोड़कर चला गया तो चाची का फिर क्या होगा, वे किसके सहारे ज़िंदा रहेंगी। यही सोचकर मैं सब्र कर लेता था। मुझे उनकी परवाह भी थी। मैं चाहता था कि किसी तरह चाची नॉर्मल हो जाए, उनकी तबीयत पहले की तरह ठीक हो जाएगी तो फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। इसीलिए मैं चाची की हर बुरे रवैये को सह रहा था और मैं उन्हें हर तरीके से मनाने की कोशिश करता रहा तो चाची भी अब कुछ कुछ बदलने लगी थी। अब वे खाना जाने वाली नज़रों से नहीं देखती थी, बल्कि वे मुझे आंखों में चमक लिए देखती रहती थी। ऐसा लगता था कि जैसे वे मुझे देखकर कितना खुश हो जाती हैं। एक दिन वे मुझे पकड़कर अपने बेटे के कमरे में ले गई और उसका सारा कीमती सामान उठाकर मुझे देने लगी। चाची के अंदर आए इतने बड़े बदलाव पर मैं हैरान था, मगर मैं खुश भी था कि चलो मैंने चाची को दुख के दरिया से निकाल ही दिया है। धीरे धीरे चाची नॉर्मल हो रही हैं, जिंदगी की तरफ लौट रही हैं और मेरा ये सोचना बिल्कुल सही निकला था। चाची बहुत ज़्यादा संभलने लगी थी, मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाती और मुझे अपने पास बैठाकर मुझे खाना खिलाती। ज़्यादातर समय मेरे आसपास ही रहती, बहाने बहाने से मेरे सारे काम करती। मैं भी चाची के इस रवैये पर बहुत खुश था कि चलो धीरे धीरे चाची अब ठीक हो रही हैं। लेकिन अभी अगर मैं रातों को तो चाची मुझे जगती मिलती, मुझे चाची की अभी चिंता रहती थी। मुझे लगता था कि शायद अब भी वे अपने बेटे को भूल नहीं पाई हैं और उसकी यादों में रात को जागती रहती हैं। लेकिन चाची मेरे कमरे में मेरे पास ही सोती थी। कुछ दिन बाद मेरी नींद बहुत ही ज़्यादा गहरी होती चली गई कि मैं रात को सोता तो सुबह ही मेरी आंखें खुलती थीं। वे भी चाची के जगाने पर ही उठता था। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे यही लगता था कि दिन भर की थकान की वजह से शायद रात को मैं गहरी नींद में सो जाता हूँ। लेकिन इतनी लंबी नींद लेने के बाद भी मेरी सेहत अचानक धीरे धीरे गिरने लगी थी। मैं थका थका सा रहने लगा था और सुबह उठता तो मेरी टांगें बेजान सी होती थी। मैं इसे अपनी थकान समझ लेता था और अपनी हालत को इग्नोर कर देता था। अपनी तरफ से पूरा आराम करने की कोशिश करता था, मगर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब तो धीरे धीरे मेरे चेहरे की चमक भी ख़त्म होने लगी थी। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे। शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। हालांकि मेरी चाची मुझे अच्छा खाना दे रही थी, सोने से पहले एक गिलास दूध भी देती थी। सुबह दूध, ब्रेड, मक्खन, पता नहीं नाश्ते की टेबल पर क्या क्या मौजूद रहता था। सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी अपनी चाची के घर, अपने घर से ज़्यादा ऐश के साथ गुजर रही थी। मगर फिर भी मैं कमज़ोर होता जा रहा था और ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने एक दिन अपनी ये परेशानी अपनी चाची को बताया कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। मेरी बात पर चाची ने गौर से मुझे देखा और नामे सर हिलाते हुए बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम दोस्तों के पास चले जाते हो तो खेलने कूदने में थकान हो जाती होगी, आराम करो ठीक हो जाओगे। मैं चाची की बात सुनकर चुप हो गया।
गया था, मगर मैं कोई बच्चा नहीं था जो मैं अपनी हालत को ऐसे इग्नोर कर देता। नया नया जवान हो रहा था, खेलने कूदने से मुझे इतनी कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने चाची से ज़्यादा बहस नहीं की और अपने कमरे में आराम करने चला गया। अब तो मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना भी छोड़ दिया था। बाहर से थोड़ा बहुत सामान चाची के लिए ले आता था। अब मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी कि मैं चाची का ख्याल रखने की बजाय उन पर बोझ बनता जा रहा हूँ। मैं खुद सारी जिम्मेदारी लेना चाहता था, मगर मैं अब बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुका था। घर में चलना भी मुश्किल हो रहा था, कॉलेज जाना तो दूर की बात थी। कभी कभी जब कॉलेज चला जाता तो मेरे दोस्त मुझे हैरत से देखते और कहते, कितने कमज़ोर क्यों होते जा रहे हो। अब तो मेरी टीचर ने भी महसूस कर लिया था और मुझे सलाह दी कि किसी डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन मैं करता तो क्या करता। चाची ने तो मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था और फिर एक दिन मजबूर होकर मैं अपने घर चला गया और उन्हें अपनी समस्या बताई। मेरी हालत देखते ही मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। मेरे पापा मुझे उसी समय डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मेरी हालत देखी तो वे भी मुझे देखकर चौंक गए। उसने मेरा चेकअप किया तो वे भी हैरान हो गए। वे मुझसे तरह तरह के सवाल करने लगे कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे साथ कौन कौन है, पापा और मैं। ऐसे सवालों पर हैरान थे। मैंने डॉक्टर को बताया कि मैं अपनी चाची के साथ रहता हूँ और घर में सिर्फ मेरी चाची के अलावा और कोई नहीं होता। डॉक्टर ने ये सुनकर हैरत का इजहार किया और मेरे हालत की वजह मेरे बाप को बताई तो मुझे और पापा को तेज़ झटका लगा था। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और मैं बैठा रह गया था। हम दोनों पापा बेटे सर झुकाए घर पहुँचे तो घर वाले हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए मेरी माँ मेरे पास आई और पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा। पापा शायद गुस्से में थे। वे गुस्से में बोले कि वे औरत दिमागी मरीज़ है और बहुत ही बेशर्म है। पापा को ये भी बोल गए थे कि चाची ने अपना बेटा खुद मारा होगा। मेरी माँ हैरान रह गई थी। पापा को समझने की कोशिश करने लगी कि वे भला ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपने बेटे की जान कोई क्यों लेगा, वे तो उसे कितना प्यार से पाल रही थी। माँ की बात पर पापा भड़क उठे और उल्टा मेरी माँ से ही लड़ाई करने लगे कि औलाद हमारे कोई फालतू नहीं है जो तुम उस औरत का दिल बहलाने के लिए मेरा बेटा उसे दे आई थी। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि वे मेरे बेटे के साथ क्या कर रही थी। पापा की बात सुनकर मम्मी भी चौंक गई। मुझे देखा तो मैं अपना सर झुकाए बैठा हुआ था। मुझे दुख हो रहा था कि मैं उस औरत को अपनी माँ समझता रहा और वो मेरे साथ क्या करती रही। मेरे कानों में तो अब तक डॉक्टर की बातें गूंज रही थी। डॉक्टर ने पापा को बताया था कि मुझे स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है और मैं धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहा था। तब मुझे पता चला कि मैं क्यों अब रातों को गहरी नींद में सोने लगा था और चाची क्यों मुझे रोज़ाना सोने से पहले एक गिलास दूध देना कभी नहीं भूलती थी। पापा ने मेरी मम्मी को बताया तो वे सदमे से एक तरफ को बैठ गई थी। अगर मैं घर में आकर किसी को ना बताता तो यकीनन एक दिन खामोशी से इस दुनिया से चला जाता और मेरे माँ बाप को मेरे मरने की वजह भी पता नहीं चल पाती। मेरी माँ मेरी हालत देख देख कर रो रही थी और मुझसे माफ़िया मांग रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं नासमझ थी जो औरत को समझ नहीं पाई और तुम्हें उसके हवाले कर दिया। मैं जानता था कि इसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं है। मैं अपनी माँ पर कोई बोझ नहीं था, बल्कि वे तो वाकई चाची के ख्याल से मुझे वहाँ छोड़कर आई थी। उनका दिल बिल्कुल साफ था। अब मेरी माँ ने मुझे अपने साथ ही रख लिया। फिर एक दिन में पापा और मेरी माँ मेरा सामान लेने चाची के घर पहुँच गए। पापा ने चाची से लड़ाई की और उन्हें भला बुरा कहा कि वे अपना जवान बेटा उसके हवाले करके गए थे और उन्होंने इसका क्या सिला दिया। इस पर चाची ने जो बात कही थी उसे सुनकर मेरे माँ बाप की बोलती बंद हो गई थी। उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चाची गुस्से से चीखते हुए कहने लगी कि तुम लोगों ने मेरी हमदर्दी में नहीं बल्कि मेरी दौलत जायदाद के लालच में अपना
बेटा मुझे सौंपा था। तुम लोगों ने मेरे बेटे को भी अपने साथ मिला लिया था। वे हमेशा तुम लोगों को गुण गाया करता था। तुम लोगों ने सोचा होगा कि ऐसा करके तो मेरी सारी दौलत को हथिया लेंगे। वे ना जाने क्या क्या बोलती जा रही थी। तब हमें पता चला चाची के दिल में हमारे लिए कितनी नफरत भरी हुई थी। चाची को लग रहा था कि हम दौलत जायदाद के चक्कर में उनके बेटे से इतना प्यार कर रहे थे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मेरी चाची मेरी माँ से चीखते हुए बोली कि मेरे बेटे पर डोरे डाल रखे थे। तुम लोगों ने अपनी बहन की बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहती थी, जिससे कि मेरे बेटे को मुझसे छीन सको और सारी दौलत हथिया सको। उस दिन भी मेरा बेटा मेरे पास यही कहने आया था कि माँ, ताई जी की बहन की बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। और मैं फ़ौरन समझ गई थी कि ये सब पट्टी तुम्हारी पढ़ाई हुई है। मैंने फ़ौरन मना कर दिया था। मैंने अपने बेटे की सारी इच्छा पूरी की थी, लेकिन मैं उसकी ये इच्छा हरगिज़ पूरी नहीं कर सकती थी। मेरा बेटा मेरी बहुत इज़्ज़त करता था, मेरी सारी बातें मानता था। जब मैंने उसे शादी के लिए मना किया तो वे मेरी बात फ़ौरन मान गया, लेकिन वे बिल्कुल खामोश हो गया था और उस रात अपने कमरे में चला गया था, लेकिन सुबह अपने कमरे में बेजान शरीर के साथ मिला था। मेरे बेटे की ये मौत हादसा नहीं थी, बल्कि मुझे विश्वास है कि तुम लोगों ने ही मेरे बेटे के साथ कुछ गलत किया था। चाची की घटिया सोच पर हम लोग कांप गए थे। मेरी माँ ने जब मुझे चाची के हवाले किया था कि आज से ये तुम्हारा बेटा है, तो चाची को और भी ज़्यादा विश्वास हो गया था कि हम सच में उसकी दौलत हथियाना चाहते हैं, तभी उसके घर में अपना बेटा दे रही हैं। वे पहले तो खामोश रहीं, मगर फिर सोचा कि अगर हम लोग उनका बेटा छीन सकते हैं तो वे भी हमारे घर का जवान बेटा उनसे छीन सकती हैं, और फिर इसीलिए उन्होंने मेरे साथ वे घटिया हरकत की थी। पापा ने गुस्से से कहा कि हमें तुम्हारी दौलत का कोई लालच नहीं है। जो मरा वे सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि मेरा भाई का आखिरी निशानी थी। पापा ने कहा हम ऐसी दौलत पर लात मारते हैं, इसके लिए किसी मासूम की जान देनी पड़े। पापा और मम्मी सारा सामान लेकर घर लौट आए और चाची को अकेला छोड़ आए थे। पूरा घर मेरे आसपास जमा रहता था और मेरा ख्याल रख रहा था। सबको मेरी मौत का डर था, सब मेरा ध्यान रख रहे थे और डॉक्टर ने कहे अनुसार उसे टाइम पर दवाई दे रहे थे। अब मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा था, लेकिन मुझे अभी अपनी चाची का ख्याल आता था। मुझे उनका वे छिप छिप कर रोना याद आता था कि वो कैसे अपने बेटे के गम में छिप छिप कर रोया करती थी। मैं तो उन्हें अपनी माँ समझने लगा था और उसके साथ रहने से मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी। मैं उन्हें अपनी माँ समझने लगा था। मैं जैसे ही ठीक हुआ चाची के पास फिर से पहुँच गया था। चाची मुझे देखकर नज़रें चुराने लगी थी। वे बहुत ही कमज़ोर और बीमार लग रही थी। मैंने उसके हाथ थामकर उन्हें अपने साथ चलने को कहा। मैंने चाची से कहा कि आप अपने सारे दौलत जायदाद को गरीब में बांट दें और गरीबों के लिए एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनवा दें, जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाए। हो सकता है ऐसा करने से आपके बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी और आपके दिल को भी चैन मिलेगा। मुझे आपकी दौलत ज़्यादा आपका कोई लालच नहीं है। मेरी बात सुनकर चाची रो पड़ी थी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा था। मैंने माँ समझकर अपनी चाची को माफ़ कर दिया। उन्होंने अपनी जायदाद का आधा हिस्सा मुझे देने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर चाची ने अपनी सारी दौलत जायदाद आज गरीबों में बांट दी है। अपने बेटे के नाम से एक हॉस्पिटल बनवाया और उसमें गरीबों का मुफ्त में इलाज होने लगा। अब चाची हमारे साथ ही रहती है। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई देती है, जिसे देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। मेरे घर वालों ने भी चाची को माफ़ कर दिया है और हम सब लोग अब मिलकर रहते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।